Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the class. So today we are going to discuss about speed test 27A with its solutions. यानी कि आपको जो क्वेश्चंस करने में अगर कभी दिक्कत भी होती है तो आप इन सॉल्यूशंस को देख करके अपनी दिक्कतों को आसान कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने. नाउ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम बहुत ही केयरफुली क्या करें, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें. हम बहुत ही केयरफुली क्या करें, इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्या होता है, अगर हम इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो तब भी हमको जब सॉल्यूशन करना होता है तो प्रॉब्लम होती है. क्यों? मान लो उसमें ग्रामेटिकल एरर की जगह आपको कुछ और फाइंड आउट करना हो, है ना. तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इज गिवन. मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है. आपको वो पार्ट चूज करना है जिसमें क्या होगी, ग्रामेटिकल एरर होगी. और अगर सभी पार्ट्स ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, अगर सभी पार्ट्स क्या हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 5 दैट इज नो एरर. ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए मेरे साथ और इसको आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए. लिखा हुआ है व्हेन ओवर 190 countries came together in Paris to make a joint declaration against climate change. The mood was buoyant and upbeat. इसका मतलब होता है, buoyant का मतलब कि जो बहुत ज्यादा आप खुश और कॉन्फिडेंट होते हैं. जब आप बहुत ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बोलते हैं buoyant. ठीक है, वैसे तो इसके और भी मीनिंग्स हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका यही मीनिंग जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एरर फाइंड आउट आप करेंगे तो कहाँ दिख रही है एरर आपको? अगर आप इसमें एरर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी कोई भी एरर नहीं दिख रही है क्योंकि 190 कंट्रीज जब आई थी. ये सेंटेंस आपका किस में जा रहा है, पास्ट टेंस में. ठीक, सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में जा रहा है. सो जब एक साथ पेरिस में आई थी, किस लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन करने के लिए अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. सो द मूड वाज, मूड कैसा था, हैप्पी और कॉन्फिडेंट एंड अपबीट. तो ये आपकी फीलिंग से रिलेटेड है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामर का कुछ भी ज्यादा असर नहीं है, अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें एकदम करेक्टली यूज हुआ है. तो आंसर हमारा हो जाएगा नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर 5. ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन मोस्ट रिमोट एरियाज इवन टुडे पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन्स बट स्टिल हैव नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू देयर होम्स. अब देखो सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट रिमोट एरियाज. बहुत सारे ऐसे भी रिमोट एरियाज यानी आप विलेजेस की बात कर सकते हो. आज के टाइम में भी लोगों को मोबाइल फोन के बारे में पता ही नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू मोबाइल फोन. फिर लिखा बट. अच्छा एक बात बताओ, बट जो कंजंक्शन होता है वो किस लिए यूज होता है, टू शो कंट्रास्ट, है ना. बट क्या शो करता है, कंट्रास्ट शो करता है. हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे ना तो मोबाइल फोन्स का एक्सेस है और बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं है उनके घरों में. तो यहाँ पे दो चीजें अलग अलग बताई जा रही हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एंड से. तो यहाँ पे बट को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे कि एंड स्टिल हैव, स्टिल क्योंकि लिखा हुआ है कि अभी भी आज भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू देयर होम्स नहीं है. क्लियर, समझ में आई ये बात. तो यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में. ठीक है, हमारा एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में और एंड को हम रिप्लेस कर देंगे बट से क्योंकि टू एक्सप्रेस सिमिलर एंटिटीज और थिंग्स. दो सिमिलर चीजें हैं कि मतलब रिमोट एरियाज में कमियों के बारे में बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ अगर देखा जाता है तो मोबाइल फोन्स नहीं यूज हो रहे हैं और दूसरी तरफ उधर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी उनके घरों में नहीं है. तो बट कॉन्ट्रास्ट को शो करता है इसलिए ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, आपको करेक्ट करना होगा विद एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉइज विद लेस इमोशनल and personal problems tend to be more efficient and productive in their work. Now see, अब यहाँ पे क्या आपको एरर दिख रही है, जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, जो एम्प्लॉइज है काउंटेबल है विद लेस इमोशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स. अगर आप देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स काउंटेबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स काउंटेबल नहीं है. और जब प्रॉब्लम्स काउंटेबल हैं तो हम जब देखते हैं लेस, लेस यानी कि लिटिल के सेंस में ही आता है. लेस आपका उसका कंपैरेटिव डिग्री हो गया. तो ये किसके साथ यूज होता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है.
ठीक, तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्योंकि टेंड्स टू बी मोर एफिशिएंट बता रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है, तो वी नीड अ कंपैरेटिव डिग्री ओवर हियर। तो जो काउंटेबल कंपैरेटिव डिग्री होगी वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपैरेटिव में अगर हम देखें, काउंटेबल अगर हमें यूज करना है तो विद फ्यूअर इमोशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एंड फ्यूअर जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये इसको रिप्लेस करेगा, किसको? फ्यूअर को, जो कि क्या है? काउंटेबल है। एज प्रॉब्लम इज अ काउंटेबल नाउन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सो यूज ऑफ फ्यूअर इज एप्रोप्रिएट। समझ में आया कैसे कनेक्ट किया? प्रॉब्लम्स आपका काउंटेबल था और लेस जब हम देखते हैं तो अनकाउंटेबल है, तो ये दोनों तो एकदम सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके साथ काउंटेबल का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने क्या यूज कर दिया? फ्यूअर यूज कर दिया। क्लियर? चलो आगे देखो। ही डिसाइडेड टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसने क्या डिसाइड किया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा फॉर बेस्ट नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड करेंट न्यूज, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज के लिए। तो उसने डिसाइड किया टू रेड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या पढ़ने के लिए? टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द बेस्ट नॉलेज। क्या यहाँ पे करेक्ट है? फॉर द बेस्ट नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड करेंट न्यूज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे दिखेगी बेस्ट नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, है ना? तो एक बात बताओ, बेस्ट नॉलेज होती है या बेटर नॉलेज होती है? बेटर नॉलेज होती है या बेस्ट नॉलेज होती है? जब आप देखोगे किसके लिए? फैक्ट्स और करंट न्यूज की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? बेटर नॉलेज। क्यों बेटर नॉलेज होगा? क्योंकि एक एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है दैट इज बीइंग कंपेयर टू द नॉलेज टू बी ऑब्टेन्ड, मतलब आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, यू आर नॉलेजेबल, लेकिन अभी उसने डिसाइड किया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा, तो दो ही चीज में तो कंपैरिजन एक तरीके से आ गया, दैट इज अ नॉन कंपैरिजन। तो वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री, है ना? क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। तो हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या है? आपकी एरर है। क्लियर? चलो आगे देखो। एट टाइम्स one has difficulty in understanding a scientific equation which doesn't relate it to our daily working conditions. Now see, लिखा है doesn't, one has difficulty in understanding, सब कुछ तो किस में जा रहा है? प्रेजेंट टेंस में। सब कुछ किस में जा रहा है? प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। जब प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो जब आप इसमें थर्ड पार्ट में देखेंगे तो ये रिलेटेड लिखा हुआ है, तो क्या ये थोड़ा अखर नहीं रहा है रिलेटेड? क्या ये रिलेट्स नहीं हो सकता? क्योंकि डजंट भी लगा हुआ है, तो ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब तो आना ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप क्या कर दोगे? रिलेट्स लिख दोगे। यही हमारा आंसर है कि यूज रिलेट इंस्टेड ऑफ रिलेटेड एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड डू, डज और डिड। जो भी आपका अगर मान लो डू या डज है तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है? और अगर डिड है तो डिड आपका भले ही आपका पास्ट में होता है, लेकिन फिर भी इसके साथ V1 ही लगती है, ठीक है? तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो ये आपने सेंटेंस देखा प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ प्लस डज भी लिखा हुआ था, तो इससे भी पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे एस या ईएस वाली वर्ब लिखेंगे, तो हमने लिख दी रिलेट्स। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया क्वेश्चन? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a part of the sentence has been highlighted, मतलब अब जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट कर दिया गया है। आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाईलाइटेड पार्ट, मतलब वो जो हाईलाइटेड पार्ट है अगर उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको उस हाईलाइटेड पार्ट का जो दिए गए ऑप्शंस हैं करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज करना है। लेकिन अगर हाईलाइटेड पार्ट करेक्ट है तो नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, तो आपको आंसर मार्क करना होगा ऑप्शन नंबर 5। क्लियर? चलो भाई देखते हैं। A sizable number of houses are traditional ones and the illegal pertain to extensions done by families growing out of their present dwellings। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं एक जो sizable number of houses हैं, बहुत सारे houses होंगे, they are traditional ones, वो क्या है? traditional ones हैं, and the illegal ones, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है traditional ones but the illegal pertain to extensions, traditional ones and illegalities, traditional ones and the illegalities। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एन लगा है, यहाँ पे द लगा है, यहाँ पे बट द लग गया,
तो एक बात बताओ, आर ट्रेडिशनल वंस एंड द इलीगल पोर्टिंग। जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो हम किसके साथ करते हैं, जो इलीगल है। और आर्टिकल का जब यूज होता है, द का जब यूज होता है, इस आर्टिकल को हम यूज किसके लिए करते हैं, फॉर नाउन ओनली। तो इलीगल, गैर कानूनी, तो एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे द के साथ आपका नाउन आएगा कि एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वंस विल बी यूज फॉर हाउसेस, तो यहाँ पे वंस किस लिए यूज हुआ है, इस हाउसेस के लिए। तो यहाँ पे इलीगैलिटीज जो हैं, इट इज यूज आफ्टर द आर्टिकल द। इलीगल तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो इलीगैलिटीज वी वांट, और द लगा है, एंड तो हो नहीं सकता क्योंकि चीज आपकी परफेक्ट है ना, यानी कि जो चीजें हैं वो दी गई हैं वो डेफिनेट नाउन है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइसिस। क्राइसिस मतलब जो आपदा आ जाती है, ठीक है, तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में इज पॉसिबली ओनली, तो इस, अब देखो यहीं से पता चल गया पॉसिबली, क्या इस वर्ब के बाद एक एडवर्ब की नीड है, इज पॉसिबली जो लिखा हुआ है, क्या ये एक एडवर्ब की नीड है, तो हमें यहीं से पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल होगा, कि खाली संभव तभी है, इज पॉसिबल ओनली इफ वी एनालाइज द एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, पॉसिबल एनालाइज ओनली, है ना, पॉसिबल ओनली होना चाहिए था या ओनली पॉसिबल होना चाहिए था, कि एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल इफ वी एनालाइज। तो यहाँ पे देखो एडवर्ब अगर हमें लिखना भी है इस वर्ब के बाद जो उसको मॉडिफाई करेगा तो वो हो जाएगा ओनली, या पॉसिबल ओनली इफ वी एनालाइज, या पॉसिबल इफ वी ओनली एनालाइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि मॉडिफाइंग नेचर के अकॉर्डिंग आपका देखें तो पॉसिबल ही सिर्फ लिखा है और ओनली यहाँ पे करेक्ट है। पॉसिबली तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ओनली को हटा दिया है, यहाँ पे पॉसिबल का इफ लगा दिया है, तो ये वैसे भी हट गए। तो पॉसिबली यानी कि वी नीड एन एडजेक्टिव ओवर हियर, नॉट एन एडवर्ब, तो ओनली वुड कम आफ्टर पॉसिबल। तो ओनली तो वैसे भी पॉसिबल के बाद ही आता है, हमेशा एडवर्ब के बाद नहीं आता, क्योंकि ओनली अपने आप में एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट वन, फार्मर्स हैव स्टार्टेड स्टोरिंग अनियंस। फार्मर्स ने क्या किया है, अनियंस को अब स्टोर करना चालू कर दिया है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट टू द मार्केट, मतलब मार्केट में लाने के बजाय उन्होंने उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, इस आशा से विद द होप टू गेटिंग बेटर प्राइसेस। एक बात बताओ, अगर टू है तो टू के साथ पहली बात तो आईएनजी नहीं आएगा, तो एक इस आशा में कि उनको इसका बेहतर प्राइस मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम होप फॉर गेट कर दें तो फॉर इज अ प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन ऑलवेज फॉलोज आईएनजी फॉर्म, तो ये तो यहीं से रॉन्ग हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें होप ऑफ गेटिंग बेटर प्राइसेस, तो इसको एक बार को मान सकते हैं, है ना, होप्स टू आपका एडवर्ब है, जरूरत ही नहीं है इसकी, तो ये यहां से हट जाएगा। होप्ड ईडी फॉर्म लगा दिया तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर 2, इट मींस विद द होप ऑफ, हमें किसी चीज की होप होती है, किसी चीज की आशा होती है, क्या, टू गेटिंग, होप ऑफ गेटिंग बेटर प्राइसेस, कि हमें कुछ बेटर प्राइसेस मिल जाए, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्रेशर ऑन द यूज ऑफ लैंड, मतलब एक कहते हैं ना किसी चीज में प्रेशर बनाना, जो आप लैंड का यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, विल लिमिट द यूज ऑफ लैंड फॉर फॉडर, मतलब खेती वगैरह जो होती है ना फॉडर, उसे हम बोलते हैं। तो ग्रोइंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते हुए किस पे, जो लैंड पे हो रहा है, किस लिए, फॉर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, या एज प्रोडक्शन ऑफ। तो अगर आप देखोगे एज प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स विल लिमिट, तो यहाँ पे एज मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इफ यू सी कि फॉर यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रेपोजिशन जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, तो लेकिन आप लोग इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किस चीज के लिए यूज हो रही है लैंड ये आपको बताना है, किस चीज की लैंड यूज हो रही है वो नहीं बताना है, क्योंकि ऑफ अगर आप लिख दोगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऑफ अगर आप लिख दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, की लग जाएगा, और जबकि आपको लैंड, यूज ऑफ लैंड फॉर प्रोडक्शन है, तो वो एकदम करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी भी करेक्शन की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस द इन्वेस्टिगेट इज ओवर। अब देखो ये यहीं से पता चल रहा है कि आर्टिकल द लगा हुआ है, अगर द आर्टिकल है तो इट विल फॉलोड बाय नाउन। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट कहीं ना कहीं एक तरीके से वर्ब हो गई, आप अनलेस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अनलेस द इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि अंटिल तो टाइम को बताता है, तो अंटिल तो वैसे भी नहीं आएगा, तो 2 और 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेट्स यहाँ पे हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे अनलेस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर
इट वुड नॉट बी करेक्ट टू जंप टू एनी कंक्लूजन, जब तक कि मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, ये सही नहीं होगा कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे एंड गिव डिटेल्स रिगार्डिंग द केस, और हम उस डिटेल्स के रिगार्डिंग इस केस को दे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ नाउन शुड कम आफ्टर द इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में देख लो, हमेशा द को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, द मतलब वो भाई नहीं, द THE है ना, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी नाउन ओनली। क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन ये फिलर्स के, है ना, ये फिलर्स के हैं, और फिलर्स में आपके कौन से हैं, डबल फिलर्स के। ठीक है, कि देयर आर 2 ब्लैंक स्पेसेस, मतलब एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैव बीन गिवन बिलो इट, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, मतलब 2-2 ब्लैंक लिए 2-2 वर्ड्स दिए हैं, तो देयर विल बी अ पेयर। तो आपको वो पेयर फाइंड आउट करना है विच कैन बी फिल्ड अप इन द ब्लैंक्स इन द सेम सीक्वेंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट, मतलब सेम सीक्वेंस में आना चाहिए, कि जैसे मान लो अगर फर्स्ट और सेकंड ये 2 वर्ड दिए हुए हैं, तो पहला वाला पहले ब्लैंक में और दूसरा वाला दूसरे ब्लैंक में। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। The court has directed the authorities not to take forcible of land till the next date of। अब अगर यहां पे अगर देखा जाए तो क्या बोल रहे हैं, पहले वर्ड है क्या बोल रहे हैं कि जो कोर्ट ने है डायरेक्टेड, डायरेक्शन मतलब उनको कहीं ना कहीं आदेश दिया है कि जो अथॉरिटीज हैं दे नॉट टू टेक फोर्सिबल ऑफ लैंड, मतलब लैंड को फोर्सिबली क्या करें, उनपे अधिकार ना जमाए, टिल दी नेक्स्ट डेट, जब तक कि नेक्स्ट डेट क्या नहीं मिल जाती, सुनवाई की। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंजेस के लिए, तो चेंजेस तो यहाँ पे आना नहीं है। फिर आती है नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग, तो मीटिंग कैसे, कोर्ट में कोई मीटिंग थोड़ी ना होनी है। अगर हम यहाँ पे देखें पोजेशन, पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना, कि मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग और ओनिंग समथिंग, है ना, व्हेन यू हैव समथिंग, है ना, हैविंग समथिंग जो आपके अधिकार में है, ठीक है, उसे बोलते हैं। और नेक्स्ट हियरिंग का अगर मतलब क्या होता है, तो हियरिंग क्या होती है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, है ना, आगे की सुनवाई, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसे हम बोलते हैं कोर्ट की सुनवाई। करेक्शन मतलब किसी चीज में सुधार करना, फाइट मतलब झगड़ा करना, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट मतलब आप किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जस्टिस मतलब होता है न्याय, आर्ग्यूमेंट मतलब किसी से बहस करना, नॉमिनेशन मतलब किसी को नॉमिनेट कर देना, किसी भी चीज के लिए किसी का नाम ले लेना। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि क्या लिखा है, तो कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया अथॉरिटीज को कि कोई भी फोर्सिबल पोजेशन ऑफ लैंड नहीं लेगा टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो यहां से क्लियर हो गया तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्टली इसमें फिट हो जाएगा, तो हम एकदम आसानी से यहाँ पे मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। तो आपको पता चला यहाँ पे कैसे हमने किया। नेक्स्ट इजी थी मीनिंग, द गवर्नमेंट कैन जनरेट फ्रॉम द पार्क थ्रू एंट्री। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जनरेट, क्या जनरेट करेगी, रेवेन्यू, पावर, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी या पावर। अब देखो किस चीज के लिए आगे बात हो रही है, फ्रॉम द पार्क थ्रू एंट्री, तो कौन सी एंट्री के थ्रू यहाँ पे बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सरकार क्या जनरेट करेगी, पावर, एम्प्लॉयमेंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना, या पावर हो गया, ये इससे आगे अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो पार्क थ्रू एंट्री फीस, थ्रू एंट्री बैरियर, थ्रू एंट्री नोटिस, थ्रू एंट्री रेज या रूल। एक बात बताओ, एंट्री का पास ही तो होगा, एंट्री का पास यानी एंट्री के लिए आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है ना। तो बैरियर तो होगा नहीं, बैरियर मतलब क्या होता है, रोकथाम जहां पे लग जाए, बैरियर मतलब होता है जहां पे आपको क्या हो, रोकथाम लग जाए, आप कहीं पे जा नहीं सकते, आपको परमिशन ना हो, है ना। नोटिस मतलब भाई एंट्री के लिए आपको किसी को नोटिस थोड़ी ना देनी है। रेंज मतलब एक बाउंड्री, एक लाइन खींच दी जाती है कि नहीं भैया इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते। कोई रूल कि फ्रॉम द थ्रू एंट्री रूल, है ना, तो गवर्नमेंट क्या पावर जनरेट कर सकती है रूल बना करके, नेवर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लौटा हमारे पास जो बच रहा है एंट्री फीस, क्योंकि यहाँ पे एकदम सुटेबल आ सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरकार जो है कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, थ्रू दी एंट्री फीस। तो यहाँ पे जनरेट क्या होगी, रेवेन्यू यानी कि इनकम, जिससे उनको फायदा होगा, खास करके कोई सब्सटैंशियल नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहां पे आप रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट दे कैन जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द पार्क थ्रू एंट्री फीस। क्लियर। चलो नेक्स्ट, वेरियस पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज, जो बहुत सारी पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज हैं एट द मैसूर रेलवे स्टेशन हैव पेड ऑफ अ रिजल्ट। तो उन्होंने कैसा रिजल्ट दिया है,
ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होगा, ऊपर कोई भी वर्ड है लेकिन सेकंड वर्ड में हमें पता है दे पेड ऑफ अ वेरी गुड रिजल्ट। तो आउटस्टैंडिंग मतलब कह सकते हैं एक्सेप्शनल, फाइन मतलब ठीक है तो ये तो आ नहीं सकता, गुड हम कह सकते हैं, तो इन दोनों में हम कह सकते हैं। प्रेशियस मतलब होता है अनमोल, तो यहाँ पे अप्रेशियस, प्रेशियस ये यानी एडजेक्टिव हो जाएगा एंड वी नीड अ नाउन ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल मैंने कहा जैसे हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सेप्शनल, तो हमें यहाँ पे इन 2-3 में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि सेकंड तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब लिखा है वेरियस पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज एडमिनिस्टर्ड एट दी माइसोर। एडमिनिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई चीज एडमिनिस्टर की है यानी कि उस पे ऊपर आप कुछ रूल लगा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने अपना सहयोग दिया। प्रोवाइडेड क्या होता है, अगर हम प्रोवाइडेड बोले तो आपने उनको सप्लाईज दी हैं। फ्रेंडली फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, सप्लाई करना। इंडल्ज मतलब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज है, इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत ज्यादा एंगेज हैं। और फैसिलिटीज सर्व्ड, जो फैसिलिटीज सर्व की गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेड ऑफ अ एक्सेप्शनल, तो एन होना चाहिए था, एक्स है ना, तो यहाँ पे एन होना चाहिए था, इसलिए ये नहीं आ सकता, तो ये भी यहाँ से हट गया, ये भी यहाँ से हट गया, बचा क्या, प्रोवाइडेड। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हो कि फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई थी उनका रिजल्ट बहुत ही गुड रहा, अच्छा रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एज आवर कंट्री अहेड ऑन दी पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब जैसा कि हमारा देश जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से के रास्ते पे है, इट इज एसेंशियल टू पीस, मतलब ये जरूरी है कि हम क्या बढ़ें, हम अपने पीस, अपनी शांति को बना करके रखें। तो देखो वर्क क्योर यू ऑल नो, कॉजेज, शील्ड, टर्न्स, शील्ड मतलब एक तरीके से डिफेंडिव होता है। और अगर हम देखें यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे कि एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब होता है किसी चीज का एडवांटेज लेना, है ना, इसका क्या मतलब होता है, टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का आप एडवांटेज तब लेते हो उसे हम बोलते हैं, है ना। और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मोबिलाइज करना, है ना, किसी को मोबिलाइज करना, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या फिल होगा, क्योंकि अगर हम देखें प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना, मेंटेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना, किसी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारा देश जो है वॉक्स अहेड ऑन द पाथ, चल रहा है आगे। कॉजेज अहेड, कॉजेज होता है रीजन, तो इसलिए ये नहीं होगा। टर्न्स अहेड, मुड़ जाता है, टर्न्स अहेड आगे की तरफ, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए मूव्स अहेड ऑन दी पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज एसेंशियल मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू प्रिजर्व पीस, मतलब टू मेंटेन पीस, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ऑफ हिज हाउस हैज बीन ड्यू, क्या ड्यू है, मतलब बाकी है कोई चीज, अगर कोई चीज बाकी है, ड्यू टू द राइज इन कॉस्ट ऑफ स्टोन चिप्स, जो स्टोन्स हैं उनके पैसों में बढ़ने की वजह से देयर इज अ लेस सप्लाई ऑफ द सेम, उसकी सप्लाई भी कम हो गई, है ना। तो क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हिज हाउस, रिस्ट्रिक्शन मतलब बाधा डालना, एडमिनिस्ट्रेशन तो होता नहीं है घर का, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे आप करते हो, कंजर्व करते हो, तो वो भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। अपलिफ्टमेंट, ये भी यहाँ से एकदम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन क्यों डिले हो गया, क्योंकि पैसे में बढ़ोतरी हो गई, जो चीजें उनको मिली इसलिए वो उस समय उस सप्लाई को यूज नहीं कर पाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो लग रहा था उसमें क्या हो गया, जो स्टोन चिप्स थे उसके पैसे बढ़ गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड डिलेड, की कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस हैज बीन डिलेड ड्यू टू द राइज इन कॉस्ट ऑफ स्टोन चिप्स। क्लियर, समझ में आया। चलो अब है हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के इन द फॉलोइंग पैसेज, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है। तो देयर आर ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं, ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर, जिसमें नंबर दिए गए हैं, वो नंबर जो है बिलो द पैसेज अगेंस्ट ईच 5 वर्ड्स हैव बीन सजेस्टेड, वन ऑफ विच फिट्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्टली ब्लैंक में फिट हो सकेगा। तो अकॉर्डिंगली चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं और करते हैं। पहले हम पैसेज एक बार गो थ्रू होना चाहेंगे। लिखा है विदाउट नॉलेज वी वुड हैव स्टिल बीन लिविंग, मतलब बिना किसी नॉलेज के हम अभी भी एक लाइफ जी रहे हैं।
इट इज नॉलेज दो विच वी हैव evolved एंड डेवलप्ड इमेंसली। ये हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान ही है जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा डेवलप, इतना विकास कर पा रहे हैं। अगर स्टोन एज की बात करें तो मैन हैड नो नॉलेज, आदमियों के मतलब मैन के पास कोई भी नॉलेज नहीं होती थी, एंड वॉज अ क्रिएचर, कोई भी क्रिएचर हो सकता है ना। एक ही वॉज अ नोमैड, हम क्या बोल सकते हैं, नोमैड। अगर नोमैड की बात करें तो नोमैडिक हम किसे बोलते हैं, जो नोमैडिक होते हैं उनके मतलब वो इधर उधर घूमते रहते हैं, who dependent on nature, जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करते हैं, एंड wandered around vaguely in search of food and shelter, और सिर्फ खाने और रहने की ही चिंता में रहते थे। he rambled in the to protect himself from the predators, predators से अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। so man has unfolded several mysteries of nature, तो मैन ने जो इंसान है उसने क्या किया है, बहुत सारे नेचर की ऐसी मिस्टीरियस, ऐसी सस्पेंसिव चीजें थी, है ना, जो नॉलेज से भी रिलेटेड थी, उनको भी क्या क्या अनफोल्ड किया है, उनको सामने लेकर के आए हैं। ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग नेचुरल फेनोमेना, फिर उसने जो नेचुरल फेनोमेना है, जैसे कि कैसे धूप निकल रही है, कैसे बारिश होती है, तो इन फेनोमेना के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया अराउंड हिम बाय सिंक्रोनाइजिंग द माइंड एंड बॉडी। नाउ मैन्स पैशन, जो ये मैन्स का पैशन जो था, ये इंसान का जो पैशन है कि अवेयरनेस हर चीज के बारे में गेन करनी है, एंड टू बी फेमिलियर विद द अननोन एंड अनसर्टेन, gave him the ability to comprehend the phenomenon around him and gain to develop new facts। और इसकी जो जिज्ञासा थी, मैन का जो ये पैशन था, इससे वो अवेयरनेस भी उनकी बढ़ी, उनकी नॉलेज भी बढ़ी, और ये फेनोमेना को उन्होंने बहुत अच्छे से पता लगाया कि किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही है, और उनको नए फैक्ट्स के बारे में भी पता चला। सो मैन स्टार्टेड हंटिंग, फिर उसका तो इंसान ने शिकार करना चालू किया, टूल्स बनाने चालू किए जिससे कि वो शिकार कर सके। ही ऑल्सो इन्वेंटेड फायर एंड लर्न टू यूज इट इफेक्टिवली, उन्होंने फायर यानी कि आग तक को इन्वेंट किया और उसका इफेक्टिव यूज भी सीखा। द एनिमल शी फियर्ड हिम बिकमिंग दी फॉर हिम, जिन जानवरों से वो डरते थे उसके बारे में यहाँ पे बात की है कि उसको आपको अच्छे से यूज कर सकते थे। ही ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड द नेचुरल फेनोमेनन अराउंड हिम एंड स्टार्टेड यूजिंग नेचर इट्स रिसोर्सेज, मतलब अभी तक जिसको जो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी, उनके पैशन ने उन चीजों को समझने में उसकी मदद करी और उन रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करना भी सिखाया। अब यहाँ पे पैसेज एक्चुअली जो है दैट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, उससे रिलेटेड है। तो आई होप ये ज्यादा टफ नहीं है, तो चलिए जल्दी से इसमें देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं। कि विदाउट नॉलेज वी वुड हैव स्टिल बीन लिविंग अ लाइफ, बिना नॉलेज के हम कैसी लाइफ जी रहे होते, सेटल्ड तो नहीं जी रहे होते, ये तो कंफर्म है। तो नोमैड, वहां पे बताया गया है कि वो कैसी लाइफ जी रहे होते, नोमैडिक यानी कि वॉन्डरिंग, जो इधर उधर बस खाने और रहने की ही फिराक में रहते थे और किसी चीज का मतलब उनपे कोई बर्डन नहीं था। नेटिव तो जो अपने ही देश का होता है, स्टेशनरी अलग हो गया। स्टेबल की अगर बात करें, जो एकदम सेटल होते हैं, है ना, स्टेबल। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, नोमैडिक। फिर आगे लिखा है इट इज नॉलेज, वो नॉलेज ही है थ्रू विच वी हैव इवॉल्व्ड, जिसकी वजह से आज हम इतना डेवलप कर पाए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेकंड ब्लैंक, यानी कि बी ब्लैंक में क्या आएगा, इन दी स्टोन एज, स्टोन एज में क्या होता था, मैन हैड नो नॉलेज, इंसान के पास कोई ज्ञान विद्या कुछ होती नहीं थी, एंड वाज अ क्रिएचर, कैसा क्रिएचर था, सेंसलेस, लकी, हैप्पी, फॉर्चुनेट। तो देखो ये तीनों तो यहां से ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्चुनेट तो नहीं हो सकता। फॉर्चुनेट मतलब जिनका बहुत अच्छा लक होता है, दे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है ना, अनएक्सपेक्टेड जो होता है, अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून, तो ये तो रिजेक्ट हो गए। बचा हेल्पलेस और सेंसलेस, तो सेंसलेस तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि रहने खाने की तो खोज वो कर ही रहे थे, लिखा है ना ही वाज अ नोमैड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेल्पलेस, हेल्पलेस क्रिएचर, यानी कि दैट इज द क्रिएचर हु इज अनफॉर्चुनेट, जो क्या है, अनफॉर्चुनेट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हेल्पलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट, ही रैम्बल्ड इन द प्रोटेक्ट टू हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज रैम्बल्ड, है ना। रैम्बल्ड क्या होता है कि वो रैम्बल करता रहता था, यानी कि इधर उधर कंट्री साइड, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को बचाते हुए प्रेडेटर से इधर से उधर घूमता रहता था। तो यहाँ पे क्या है, रैम्बल्ड इन दी रेंजेस, सिटीज, सिचुएशन, विसिनिटी या सी। तो देखो रेंजेस, जब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो रेंजेस में कैसे पहुंचेगा, शहर की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। सिचुएशन, उस सिचुएशन में कैसे, सिचुएशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आसपास की जगह होती थी उनमें इधर उधर चला जाता था वो,
तो आसपास की जगहों के लिए हम यूज करते हैं विसिनिटी, क्योंकि समुद्र में तो जाएगा ही नहीं, ये तो यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बोलें तो यहाँ पे बोल सकते हैं विसिनिटी के लिए दैट इज नियर बाय रीजन। अलग शहर में थोड़ी ना चला जाता था, तो आसपास के रीजन में चला जाता था अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम दी प्रेडेटर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज विसिनिटी। नेक्स्ट है हमारा मैंस पैशन टू गेन अवेयरनेस। जो ये इंसान का पैशन है जिससे उसको वो अवेयर हो सके सारी चीजों से, फेमिलियर हो सके, जो फैक्ट्स अननोन है, जो अनसर्टेन है, उनको ये योग्यता यानी उनको ये एबिलिटी देते हैं कि वो इस फेनोमेनन को समझ सके जो उनके आसपास है और क्या गेन कर सके। स्टारडम, स्टारडम मतलब बहुत ज्यादा, आप स्टारडम एक तरीके से कह सकते हैं कि फेमस जब हो जाता है ना, कहते हैं ये स्टारडम मिल गया, नेम फेम मिल गया, तो स्टारडम के लिए तो होगा ही नहीं, है ना। हिम द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द फेनोमेनन अराउंड हिम एंड गेन स्टारडम, नो, टू डेवलप न्यू फैक्ट्स, है ना, क्या कर सके कि नए फैक्ट्स को डेवलप कर सके। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो करेक्ट क्या है, अगर हम देखें तो स्टारडम ने वायलेंस, हिंसा कर सके, तो ये भी यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है। फीलिंग, उनको अच्छी फीलिंग आ सके, लाइट आ सके, तो ये एकदम इनअप्रोप्रिएट जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसाइट। इंसाइट का मतलब पता है क्या होता है? इंसाइट का मतलब होता है क्लियर एंड डीप परसेप्शन, है ना, किसी चीज का एक क्लियर और डीप परसेप्शन। जब वो इतना ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, इन फेनोमेना को समझने लगेंगे, तो उनको एक इंसाइट मिल जाएगी, टू गेन इंसाइट टू डेवलप न्यू फैक्ट्स। तो हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट ब्लैंक, ही ऑल्सो इन्वेंटेड, उन्होंने क्या इन्वेंट किया? फायर इन्वेंट किया एंड उसको सीखा कि कैसे उसको इफेक्टिवली हम यूज करें। द एनिमल फियर्ड फ्रॉम, जिससे वो एनिमल जिनसे डरते थे, फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इट बिकम फ्रॉम बिकमिंग दी, तो क्या हो गया? बिजनेस, प्रॉफिट, रिसोर्स, रिजल्ट या मीन्स। तो मीन्स फॉर हिम तो नहीं लिख सकते, है ना, मीन्स यानी कि उनका रिसोर्सेस को ही मतलब होता है, बट मीन्स वर्ड यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे? उनके लिए एक बेटर रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिसोर्स। लास्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका एंड होता है ये पैसेज। अब हम बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ। बेसिकली अगर हम देखें तो ये पैसेज जो है वो टोटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड है, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो पर्यावरण का जो दिन होता है उससे रिलेटेड है, कि एवरी ईयर जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो बनाया जाता है। इसका जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक कॉलोनियल एरा सेट किया है कोलकाता में इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, दैट इज फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, दैट पब्लिश अ लिस्ट ऑफ, जो लिस्ट पब्लिश करती है नए नए स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की या जो प्लांट्स डिस्कवर किए जाते हैं पिछले साल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में इन सबको प्रेजेंट किया जाता है। अबाउट 7 years ago, 7 साल पहले ये बात बोली गई कि व्हेन आई बिगेन विजिटिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन, जब उन्होंने स्टार्ट किया इन ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करने का एज अ रिपोर्टर, तो ऑथर को क्या डिफिकल्टी हुई? आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट द साइंटिस्ट एंड टेक्सोनॉमिस्ट टू एक्सप्लेन देयर वर्क। उनको ये समझ में आया कि भाई वो जो साइंटिस्ट थे, टेक्सोनॉमिस्ट थे, वो अपना काम ही नहीं समझा पा रहे थे इन कॉमन परलेंस, ठीक है। तो आई हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, अब क्योंकि उनको ना जूलॉजी की ट्रेनिंग थी ना बॉटनी की, सो उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन थे, डाउट थे, किस तरीके से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस जो हैं इस पे कैसे काम किया जाए। बट उन्होंने व्हाट आई फाइनली फाउंड एज डिफिकल्ट वाज कन्विंसिंग देम, लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो फनीली लगा कि उनको कन्विंस करना, दैट वाज वेरी टफ, दैट what appeared as routine work to them could in fact of interest to common people, जो common people हैं उनके इंटरेस्ट के लिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टफ हो रहा था। तो अगर देखा जाए, अगर एक एग्जांपल लिया गया कि 2015 में जो जियोलॉजिकल सर्वे है अपडेटेड, उन्होंने रैप्टर्स की लिस्ट दी थी, रैप्टर्स यानी कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे थी भारत में, सो वो उसको जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि वर्ल्ड रैप्टर्स कहाँ पे पाए गए, किस देश में पाए गए। तो इट टर्न्ड आउट दैट इंडिया वॉज होम टू, जो भारत है वो 106 स्पीशीज ऑफ रैप्टर्स का घर है, जो कि 18% ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज हैं फाउंड इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया का कितना है? 18% है। तो इसमें वो रैप्टर्स हैं दैट कैन ओनली बी फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये वो रैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। तो उनको ये पता चला देयर एग्जिस्ट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बनाना आल्सो व्हिच इज एडिबल एंड स्वीट विद ऑरेंज कलर पल्प, जिसमें ऑरेंज कलर पल्प था, दैट फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन दी लिटिल अंडमान आइलैंड्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में ये चीजें बताई जा रही हैं कि कब कितने समय क्या चीज डेवलप हुई थी
कितने समय वहां के साइंटिस्ट से वो ऑथर को पूछने में कितनी डिफिकल्टी हो रही थी। तो ओवर न्यूमरस कन्वर्सेशन, बहुत सारे कन्वर्सेशन के बाद वे टैक्सोनॉमिस्ट ओवर द इयर्स, बहुत सालों तक उन्होंने कन्वर्सेशन किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करी। उन्होंने ये रियलाइज किया कि एवरी न्यू डिस्कवरी ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल स्पीशीज हैड द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकम अ न्यू स्टोरी, कि हर एक एनिमल या हर एक डिस्कवरी जो होती है एनिमल और प्लांट के लिए एक पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें एक नई स्टोरी है। नॉट ओनली बिकॉज इट विल रिवील समथिंग न्यू, न कि सिर्फ इस चीज के लिए कि वो एक कुछ नया हमें पता चलेगा, बल्कि ऑल्सो क्योंकि जिससे हमारी नॉलेज भी एक्सपैंड होगी। सो द पब्लिकेशंस, जितने भी पब्लिकेशन है इन सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर ट्रेजर ट्रोव, कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका खजाना है। दे ओपन अ फ्लड गेट ऑफ फैसिनेटिंग, वियर्ड एंड एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन। इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है भारत की, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए, आई वाज एक्साइटेड टू डिस्कवर दैट वाटर स्ट्राइडर्स हैव appendages that are designed to enable them to walk on water, कि भाई डिजाइन किया कि वो पानी में चल सके। So the discovery of several ginger balsam species in the northeast highlight the importance of these biographic zones। जितने भी ये biographic zones है ना, इनके सबके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। A single new discovery on the basis of metaphorological features of genetic diversity highlights the importance of conservation। जो किस चीज के कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस में ये सारे फीचर्स जो हैं वो उनको हाईलाइट करते हैं। लास्टली मेनी स्पीशीज में बी लॉस्ट, हो सकता है कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो खो भी गई हैं, मतलब उनका पता ही नहीं है और डिस्कवरी के बाद भी। तो इट ऑल्सो ये भी शो करता है जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, जहां पे मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज की जाती हैं। दो इसका जो फैक्ट है दैट दीज ऑर्गेनाइजेशन आर हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, इन सभी का ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो किसमें है? कोलकाता में। दैट इज यूजफुल टू मी, ऑथर कह रहे हैं ये मेरे लिए यूजफुल है। एंड आई एम एबल टू इंटरैक्ट विद साइंटिस्ट डायरेक्टली, और जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। सो द प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है वो फॉलो कर रहे हैं राइटर, दैट आई राइट अ स्टोरी ओनली आफ्टर डिटेल्स ऑफ द डिस्कवरी आर पब्लिश। तभी वो स्टोरी कोई लिखते हैं जब जो भी डिस्कवरी हुई है उसकी डिटेल्स पब्लिश हो जाती हैं, या तो साइंस जर्नल में, या किसी बुक में, या फिर पब्लिक डोमेन में। तो फॉर रिपोर्टर्स ऑन एवरी बीट, अगर देखा जाए रिपोर्टर्स के लिए, तो एवरी असाइनमेंट इज अ डॉट ऑन अ लर्निंग कर्व। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक असाइनमेंट जो होता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक लर्निंग कर्व है। और वैसे ही वो जब रिपोर्टर बन के गए तो उनके लिए क्या था? इट हैज बीन अ यूनिक एक्सपीरियंस, उनके लिए भी एक अनोखा एक्सपीरियंस था। व्हेन द न्यूज इज अदरवाइज ऑलमोस्ट always about losses of lives, biodiversity, the thrill of publishing stories on case of new species and the ways in which they add value to the ecosystem is of a different kind। मतलब अलग अलग तरीके के से थे। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात की गई है ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको पैसेज में अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हो। कैसे? देखो क्या होता है हर बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो आपने पहली लाइन यही पढ़ी थी कि द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्ड द वेजिटेशन एंड ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये है? द सर्वे इशूज द लिस्ट ऑफ ओल्ड स्पीशीज डिस्कवर्ड इन प्रीवियस ईयर्स। तो ये बात तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? वेजिटेशन और ग्रोथ लिखा हुआ है। आगे लिखा है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्ड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री। तो ये पॉइंट भी करेक्टली वहां पे मेंशन था, बी और सी, लेकिन ए यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो बोटानिकल सर्वे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये ओल्ड स्पीशीज जो प्रीवियस ईयर में डिस्कवर हुई उनकी लिस्ट सर्वे नहीं शो करता। तो यहाँ पे बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। करेक्टली जो स्टेटमेंट बोली गई है वो जियोलॉजिकल सर्वे होता है इंडिया का, दैट रिकॉर्ड्स द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री। हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट स्पॉट्स आर कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जो कैरेक्टराइज करे गए बाय द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। अभी हमने जस्ट पढ़ा था जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनको लेकर के। तो इनका जो यहाँ पे था, वेस्टर्न घाट से नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयास थे। ठीक है, पहले वेस्टर्न घाट्स, देन नॉर्थ ईस्ट एंड देन हिमालयास। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसेज जो डिपेंड है वो किस पे था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन क्या क्या होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट द ऑथर केम अक्रॉस व्हेन ही बिकेम विजिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन।
का पैसेज के अकॉर्डिंग जब ऑथर विजिट करने गया ऑर्गेनाइजेशंस में जो जहां पे सर्वे होते हैं, वहां पे उसको क्या देखने को मिला? एट दैट टाइम ही हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन जियोलॉजी एंड बॉटनी। ऑब्वियस सी बात है, उसको जियोलॉजी बॉटनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द साइंटिस्ट, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, तो कहां से कन्विंस होगा? फिर उसके बाद ही फाउंड दैट रूटीन वर्क कुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू टैक्सोनॉमी। सी थर्ड के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, तो क्या 1 और 2 हो सकता है? तो अगर इन दोनों पॉइंट के बारे में हम बोलें तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 2, क्योंकि क्लियरली मेंशन थे फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉल्स है? तो देखो यहाँ पे लिखा है 106 स्पीशीज ऑफ कार्निवोरस बर्ड्स विच इज मोर देन 20%, जबकि ये यहाँ मेंशन था पैराग्राफ में 18% था। ये क्या था? 18% था, तो ये तो यहाँ से रॉन्ग हो गया आपका। द ऑथर राइट्स अ स्टोरी व्हेन द डिटेल्स ऑफ द डिस्कवरी आर पब्लिश्ड, तो ये बिल्कुल सही बात है, यही बात बोली गई है कि तभी वो करता है जब पब्लिश हो जाता है। द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द कॉलोनियल एरा इन कोलकाता, तो ये भी आपका यहाँ पे बात क्या है? सही है। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो 20% लिखा है, लेकिन यहाँ पे 106 स्पीशीज की बात की गई है, तो ये 18% जो था वो बर्ड्स के लिए था, वो बर्ड्स के लिए था। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे सारे पॉइंट्स क्या हैं? सही हैं, तो हेंस द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके एवरीवन, तो पैसेज में इस तरीके से हमें बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर एक बार हमने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को एसटी सॉल्व करनी है, इसका एनालिसिस करना है। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.